morning friends, welcome to our e-learning class. Dear students, we have already learnt some grammar parts, tenses, present tense, past tense, future tense, isn't it? So today we will learn about that voices, active and passive voice. What is voice? Yes, what is voice? Voice is also sound, and voice another meaning is that grammar active voice and passive voice, isn't it? When a person does action, so that is active. It means an action is done by subject, that is active voice, and when that action is being done on that object, and when that object takes the place of subject, that is passive voice, isn't it? So today we will see active voice and passive voice in details. So here, what is active voice? In most English sentences with an action verb, the subject performs the action denoted by the verb. बहुत सारे वाक्य में हम क्या देखते हैं, जो एक्शन वर्ब रहता है, वर्ब जो रहता है वो एक्शन वाला ही रहता है, क्रियादर्शक। तो उस सेंटेंस में वो जो सब्जेक्ट रहता है कर्ता, वो जो क्रियापद है, वर्ब है, उसकी जो क्रिया है, वो क्रिया करने वाला सब्जेक्ट कर्ता डूअर रहता है। परफॉर्म यानी एक्शन करना। द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। वर्ब के द्वारा जो क्रिया बताई गई है वो सब्जेक्ट के द्वारा एक हुई है ऐसा दर्शाया जाता है। These examples show that the subject is doing the verb's action. तो वो सब्जेक्ट जो है वो क्रियापद की क्रिया कर रहा है। Because the subject does or acts upon the verb in such sentences. तो ऐसे वाक्य में वो क्रिया जब सब्जेक्ट कर रहा है, does और acts upon का मतलब क्रिया करना, so these sentences are said to be in the active voice. तो जो वाक्य में कर्ता क्रिया कर रहा है ऐसे दर्शाया जाता है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस रहते हैं। अभी पैसिव वॉइस में क्या रहता है? तो पैसिव वॉइस इज अपोजिट टू इट। हियर द पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट that experiences an action rather than the person or subject that performs the action. मतलब वो वाक्य में जो व्यक्ति या कर्ता क्रिया कर रहा है, कोई भी सेंटेंस में कर्ता या डूअर, व्यक्ति, पर्सन, क्रिया करने वाला जो कर्ता रहता है, सब्जेक्ट, पर्सन, डूअर, वो क्रिया कर रहा है। इसके अलावा वो क्रिया जिसके ऊपर हो रही है, या तो वो क्रिया में जो इंटरेस्टेड है ना, सो दैट टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंसेस एन एक्शन, वो क्रिया जो अनुभव कर रहा है, जो क्रिया हो रही है वो व्यक्ति के ऊपर, वो चीज़ के ऊपर, और जो व्यक्ति के ऊपर वो क्रिया होती है वो मतलब वो क्रिया को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब वो कर्म रहता है। इन अदर वर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और पर्सन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। और नॉर्मल सेंटेंस में क्या रहता है,
अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, कर्ता क्रियापद कर्म। लेकिन इधर पैसिव वॉइस में क्या रहता है, कर्म शुरुआत में रहता है, फिर क्रियापद रहता है और फिर बाद में लास्ट में कर्ता रहता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता क्रियापद कर्म और पैसिव वॉइस में कर्म क्रियापद बाय लगा के कर्ता, ऐसी रचना रहती है। तो अभी इसमें ये जो है आप सेंटेंसेस विच कैनॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम करते हैं, ये हमने पिछले सब क्लासेस में देखा भी है, टेंसेस भी पढ़े हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस भी देखा है। तो भी ये 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए या कभी कभी 1 मार्क के लिए ऐसे सीबीएसई बोर्ड में एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, या तो फिर एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसमें एमसीक्यू भरते हुए आपको वो कंप्लीट करना होता है पैसिव फॉर्म में। तो ऐसे 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम, so you should know it in detail. So dear students, sentences which cannot be changed into passive voice. The sentences of the following tenses cannot be converted into passive voice. Convert का मतलब to change. तो present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense और future continuous tense, ये सभी का एक्टिव का पैसिव नहीं होता है, क्योंकि वो एक रूल भी है और वैसे वो पैसिव फॉर्म में उनकी स्ट्रक्चर्स रहती है ये टेंसेस की, इसलिए। अभी सेंटेंसेस हैविंग इनट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में कौन चेंज नहीं होता है कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब वो भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। अभी देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक और इनट्रांजिटिव का मतलब है अकर्मक। तो अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो जो सेंटेंस में वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो क्रियापद के लिए, तो फिर वो क्या रहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं। तो अभी देखो इधर ही बॉट, अभी BUY बाय यानी खरीदी करना, ही बॉट, तो इसमें इसका मीनिंग नहीं लगता है ना। तो अभी ही बॉट अ बुक, तो ही बॉट यानी उसने लाया, खरीदी करके लाया, लेकिन क्या लाया, तो ही बॉट में मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए क्या लाया, बुक लाया, नोटबुक लाया या कोई दूसरी खाने पीने की चीज़ लाई, तो उसके लिए ही बॉट के आगे अ बुक, अ पेन, है ना, अ टेबल, अ चेयर और ही बॉट सम फूड, ऐसा ये क्रियापद के आगे क्या चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के बिना वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो वो क्रिया किसके ऊपर हुई है ये बताने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब में कर्म की जरूरत होती है, इसीलिए उसको सकर्मक क्रियापद बोलते हैं। मतलब कर्म के साथ वो या तो क्रिया कर्म के ऊपर हुई है, कोई तो भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर्म चाहिए कि जिसके ऊपर वो क्रिया हुई है, तो ऐसा दर्शाने के लिए वो कर्म की जरूरत है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब रहता है। जैसे ही बॉट में वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन ही बॉट अ बुक तो वो मीनिंग कंप्लीट होता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक, उसमें कर्म नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर बता दिया। बाय इज अ ट्रांजिटिव वर्ब because without an object a book it does not give complete idea. All such verbs that must have an object for them in sentence are called
ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे जो क्रियापद रहते हैं उनके पास एक ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस में, तब ही वो वाक्य का मीनिंग कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं। हाँ, तो on the other hand, a verb which does not require an object in the sentence and can give a complete meaning without an object is called intransitive verb. और intransitive verb में क्या रहता है, दूसरे तरफ on the other hand यानी दूसरे तरफ a verb which does not require यानी जरूरत होना, a verb which does not require an object in the sentence, वाक्य में ये ऑब्जेक्ट जो है चाहिए ऐसा नहीं, तो दे कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये अकर्मक क्रियापद है, मतलब इधर कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए अकर्मक, कर्मक यानी कर्म, कर्म वाला यानी सकर्मक, और कर्म नहीं होगा तो भी चलेगा, वो अकर्मक। तो इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रियापद, और जिसमें कर्म की जरूरत है वर्ब के साथ में, वो हो गया सकर्मक। जैसे ही बॉट अ बुक यानी किताब लाया, तो कोई तो भी कर्म चाहिए जो खरीदी कर कर लाया, ब्रिंग, बाय, मेक, उसने बनाया, क्या बनाया, ही मेड अ डिज़ाइन, तो मेड के आगे वो डिज़ाइन शब्द चाहिए, तो मेक है ना, ब्रिंग, बाय, टेक, गिव, ये सभी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके आगे हमें कर्म की ज़रूरत है, विदाउट ऑब्जेक्ट दे आर नॉट फुलफिल्ड। और इंट्रांजिटिव में क्या है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, जैसे गो, रन, सिंग, ये क्या है, मतलब उसके आगे कर्म नहीं भी होगा तो भी वो ऐसे वाक्य में आ सकते हैं, तो वो हो गए इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी ही लाप्स, अभी देखो ही लाप्स के आगे कोई कर्म नहीं है तो भी उसका अर्थ पूर्ण हो रहा है, ही लाप्स यानी वो हंसता है, मतलब मीनिंग कंप्लीट होता है। लाफ इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इवन विदाउट एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस इट कैन एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, वो हंसता है मतलब हंसने की क्रिया कंप्लीट होती है। हाँ, वो बनाता है, क्या बनाता है, हाँ, किसी को मतलब उल्लू बनाता है, फंसाता है, या कोई डिज़ाइन बनाता है, ड्राइंग बनाता है, क्राफ्ट बनाता है, तो वो बनाने के आगे कुछ तो भी कर्म चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट होगा तो ही अर्थ कंप्लीट होगा, तो वो ट्रांजिटिव हो। और इधर जो है वो हंसता है, मतलब हंसता है मतलब अर्थपूर्ण हो जाता है। ही रन्स, वो भागता है, रन यानी भागने का, अर्थपूर्ण होता है। ही गोज़, वो जाता है, जाने में, गो में क्रिया कंप्लीट दर्शाती है, इसलिए वो अपना कोई कर्म की जरूरत नहीं, तो वो ऐसे इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रियापद है वो। और ऐसे जो क्रियापद रहते हैं उसके साथ में ऑब्जेक्ट कर्म की जरूरत नहीं होती है। इवन विदाउट एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस इट कैन एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी उसका अर्थ कंप्लीट होता है। गो, स्लीप, सीट, रीच, डाई आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो गो यानी जाना, स्लीप यानी सोना, है ना, मीरा स्लीप्स, किशोर सीट्स, है ना, बॉयज रीच्ड द बिल्डिंग, द ओल्ड मैन डाइड, तो डाई, रीच, सीट, स्लीप, गो, सिर्फ वो मर, मतलब वो मर गया, वो पहुंच गया, वो बैठता है, वो सोता है, वो जाता है, तो इसमें अर्थ कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे कर्म चाहिए ऐसा नहीं, है ना। ही गोज मतलब वो जाता है, शी स्लीप्स वो सोती है, दे सीट वो बैठते हैं, दे रीस्ट वो मतलब पहुँचते हैं, डाई मतलब मरते हैं,
तो उसके आगे कर्म चाहिए ऐसा नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव है। अभी द सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जो सेंटेंसेस है वो पैसिव में चेंज नहीं होते। जैसे ही लाफ्स, दे गो, ही स्लीप्स, द गेस्ट सैट या दे सीट, स्टूडेंट्स रीच, है ना, शी डाइज। तो ऐसे इसमें आगे कोई कर्म नहीं है। तो ऐसे जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है वो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। उसके आगे कर्म वाला सेंटेंस चाहिए, मतलब वो वाक्य में कर्ता क्रियापद और उसके आगे कर्म चाहिए, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वाला वो जो सेंटेंस है जिसमें कर्म है, तो उसके बिना वो चेंजेस पैसिव के नहीं होते हैं। अभी द ओनली रीज़न फॉर दिस इज दैट सच ए सेंटेंस हैज़ नो ऑब्जेक्ट। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होते, इसका मतलब क्या है कि उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि दे लाफ, ही लाफ्स, उसके आगे कर्म ही नहीं है, तो इसलिए वो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। इसके विपरीत ही बॉट अ बुक, तो अ बुक कर्म है, तो फिर वो बुक ऑब्जेक्ट शुरुआत में लेकर फिर हम उसको पैसिव बना सकते हैं। व्हेन अ सेंटेंस हैज़ नो ऑब्जेक्ट इट कैनॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव में चेंज नहीं होता। फॉर चेंजिंग अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस द सेंटेंस मस्ट हैव क्लियर नोन ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस को हमें चेंज करना है तो फिर उसके लिए हमारे पास वो सेंटेंस में क्या चाहिए, एक कर्म चाहिए। तो कर्म के बिना जो है वो सेंटेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया, इसके आगे अभी हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है, कर्ता क्रियापद का पहला रूप और कर्म। जैसे कि ये जो है मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो मेरी नाउन सब्जेक्ट है और सिंग का वर्ब फॉर्म फर्स्ट सिंग और अ सॉन्ग कर्म। तो ऐसा सब्जेक्ट कर्ता प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का रचना। और सिंग को यस लगाया है, वो तो आपको पता है। जब थर्ड पर्सन ऐसा मेरी, है ना, श्याम, किशोर, जॉन, जॉर्ज, ऐसे कोई भी सिंगुलर नाउन रहता है थर्ड पर्सन, या तो ही शी इट रहता है, तो उसके आगे जो क्रियापद रहता है उसको SES सफिक्स लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्रियापद के लास्ट में अगर CH, सिंगल S, डबल S, SH, OX ऐसे अक्षर रहते तो उसके लास्ट में ES लगता है, और जो क्रियापद के लास्ट में ये अक्षर नहीं है तो सिर्फ S सफिक्स लगता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस का रचना क्या है, जैसे कि इधर बताया है मेरी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें मेरी करता है सब्जेक्ट, सिंग्स ये V1 है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, और अ सॉन्ग जो है वो कर्म है। तो कर्ता क्रियापद का पहला रूप और कर्म, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रचना है। और सभी जो टेंसेस के कर्ता क्रियापद कर्म ऐसे जो रचना वाले सेंटेंसेस रहते हैं तो वो सभी वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। सिर्फ वो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका ही हम सिर्फ पैसिव में नहीं करते हैं। और इसमें अभी ये मेरी सिंग्स अ सॉन्ग कर्ता क्रियापद कर्म ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसका अभी पैसिव वॉइस में करना है तो कैसे, अ सॉन्ग कर्म शुरुआत में लेंगे और कर्म के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चेंज करते समय, क्योंकि इसका सेंटेंस कर्ता क्रियापद कर्म है, तो फिर इसका चेंज कैसे होगा, कर्म फिर MR इज हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में क्रियापद का तीसरा रूप बाय और कर्ता।
क्योंकि पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो तब उल्टा रचना हो जाता है। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, कर्ता क्रियापद कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, देन V3 या तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, देन बाय, एंड देन लास्ट में सब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एम इज आर क्या है, तो आई के आगे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम लेते हैं, आई के आगे ही सिर्फ एम आता है। ही शी इट या तो सिंगुलर नाउन है, जैसे ये मेरी सिंगुलर नाउन है, तो ऐसे इसके सामने इज, और वी यू यू दे और अनेक क्वेश्चन नाउन्स रहता है तो उसके आगे आर। और पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 ही रहता है, फिर बाद में बाय रहता है और फिर बाद में सब्जेक्ट। तो मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका कर्म जो है वो अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हमने नीचे लिया, अ सॉन्ग वो थर्ड पर्सन है इसलिए इज लिया। सिंग का वर्ब 3 क्या है, संग है, सिंग सैंग संग, 3 फॉर्म्स। तो सिंग का जो V3 है वो संग है, फिर बाद में बाय लिया, और फिर मेरी क्या है, सब्जेक्ट। तो फिर मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे हो गया, सॉन्ग इज संग बाय मेरी। मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, कर्ता क्रियापद कर्म, एक्टिव वॉइस, कर्ता से शुरुआत है मेरी इसलिए वो एक्टिव वॉइस, और इधर कर्म से शुरुआत है अ सॉन्ग इसलिए वो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म से शुरुआत रहता है और एक्टिव वॉइस में कर्ता से शुरुआत रहता है। तो अ सॉन्ग इज संग बाय मेरी, ये पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस का चेंज किया। अभी वैसे एग्जाम्पल देखो, ही राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस, कर्ता ही, क्रियापद पहला फॉर्म राइट, अ लेटर कर्म, इसका चेंज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय, बाय के आगे सब्जेक्ट, तो कैसे चेंज होगा, कर्ता ही है, क्रियापद राइट है और कर्म अ लेटर है, तो उसका चेंज कैसे होगा, फॉर्म में कर्म से शुरुआत होकर अ लेटर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, एम इज आर में से थर्ड पर्सन अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज, राइट का तीसरा रूप रिटन, और उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट जो ही है उसका हमने बाय हिम लिया। क्यों, क्योंकि पैसिव में जब हम चेंज करते हैं, इधर सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर आई है तो वो बाय के बाद आई का मी होगा, अगर इधर सब्जेक्ट में वी है तो बाय के बाद उसका बाय अस होगा। सिंगुलर प्लूरल यू है, तू और तुम, ऐसा यू यू है तो उसका यू ही लेने का, बाय यू। यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय यू, ऐसा ही आएगा। और दे है तो फिर बाय देम, है ना। ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर, ईट है तो बाय ईट ही आएगा। ईट राइट्स अ लेटर, मतलब अ बेबी राइट्स अ लेटर, ईट राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय इट, ईट का ईट ही रहता है। तो इस तरह से अभी ये सिंपल सेंटेंस है, इसके निगेटिव कैसे है, ही डज नॉट ओबे हिज एल्डर्स, एक्टिव वॉइस, इसमें सिर्फ नॉट है, बाकी चेंज तो वैसा ही करना है, सिर्फ एम इज आर के आगे नॉट लेकर चेंज होगा। ही डज नॉट ओबे हिज एल्डर्स, अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज एल्डर्स। अभी जो ऑब्जेक्ट उधर एक्टिव वॉइस में रहता है लास्ट में, उसके वर्ड्स अंदर रहते हैं तो वो स्मॉल लेटर रहते हैं, जैसे हिज लेटर्स का हिज एच स्मॉल लेटर है, लेकिन इधर शुरुआत में आएगा पैसिव में क्या हो जाएगा, एच कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से ही डज नॉट ओबे हिज एल्डर्स, तो इसका कैसे हुआ, हिज एल्डर्स आर नॉट ओबेड बाय हिम, ऊपर जैसे ही है सिर्फ नॉट अंदर डाला है। हिज एल्डर्स कर्म इधर लिया, फिर बाद में हिज एल्डर्स प्लूरल है इसलिए एम इज आर में से आर लिया, और निगेटिव सेंटेंस है वो, मतलब ही डज नॉट ओबे हिज एल्डर्स, वो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लिया। ओबे का तीसरा रूप ओबेड है, हिज एल्डर्स आर नॉट ओबेड बाय हिम, ऐसा। अभी नेक्स्ट देखो, दे डू नॉट हेल्प मी, ये भी नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट एम इज आर और नॉट V3 बाय सब्जेक्ट। अभी इधर एक्टिव है इसमें, दे डू नॉट हेल्प मी, दे करता, डू नॉट
डू हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब कोई भी एम, इज, आर, वाज, वेयर, शॉल, विल या तो डू, डज, डीड, हैव, हैज़, हैड ऐसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर बाद में नॉट आएगा नेगेटिव। वैसे ही क्वेश्चन का सेंटेंस बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए शुरुआत में, या तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा तो भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर बाद में कर्ता और कर्म ऐसी रचना रहती है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दे डू नॉट हेल्प मी ये एक्टिव वॉइस है, इसका नेगेटिव में कैसे होगा? ऑब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इधर मी है तो मी का इधर उधर मी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है, तो ये इधर सब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा। दे डू नॉट हेल्प मी, इसमें मी जो है वो मी कर्म है, ऑब्जेक्टिव केस है वो आई का। तो इधर अभी पैसिव बनाते समय जब वो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा कर्ता की पोजीशन में, तो मी का क्या होगा? आई। और आई के आगे एम, इज, आर में से क्या आता है? आई के आगे एम, इज, आर में से क्या आता है? तो आई के सामने हमेशा एम, इज, आर में से एम आता है, इसलिए वो आई के सामने एम लिया। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय देम। और हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड बाय लिया। दे का क्या होता है? विभक्ति देम, क्योंकि मैंने बोला पैसिव फॉर्म में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जब रहते हैं तो बाय के बाद आई का मी लेने का, जैसे ऊपर लिया है वो कर्म के पोजीशन में वैसे ही रहता है, सिर्फ ये पैसिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म है। तो आई का मी, वी का अस, दोनों यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। तो आई एम नॉट हेल्प्ड बाय देम। V3 जो है बाकी रचना जो है सेम है। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है? कर्ता, क्रियापद, कर्म। इधर क्या रहता है? कर्म, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, क्रियापद का तीसरा रूप बाय और फिर बाद में जो करता है वो लास्ट में लेते हैं। इधर अभी सुनील, किशोर, जॉन डू नॉट हेल्प मी, तो इधर क्या आता? आई एम नॉट हेल्प्ड बाय सुनील, किशोर, जॉन। नाउन है तो जैसे का वैसे, लेकिन प्रोनाउन है तो फिर उसका चेंज होता है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, इसलिए वो बाय देम। अभी ये निगेटिव हो गया। अभी आगे देखो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, डज शी हेल्प यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? वहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रहता है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या रहता है? डब्ल्यूएच का वर्ड शुरुआत में रहता है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता है, लेकिन ये यस नो टाइप है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, फिर बाद में कर्ता, टेंस के अनुसार क्रियापद की रचना और फिर बाद में कर्म और क्वेश्चन मार्क। डज शी हेल्प यू, एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस है वो। और अभी इसका पैसिव करना है तो कैसे आएगा? अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? एम, इज, आर लेते हैं। तो फिर इधर शुरुआत में क्वेश्चन में पैसिव करते समय एम, इज, आर में से कोई भी एक, जैसे ऊपर है ना ऑब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, और निगेटिव है तो नॉट, और नहीं निगेटिव होगा तो सिर्फ नॉट नहीं रहेगा। अभी ये क्वेश्चन में भी वैसे ही है, सिर्फ ये क्वेश्चन की रचना है। क्वेश्चन में वर्ब शुरुआत में रहते हैं, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव करते समय हेल्पिंग वर्ब हम एम, इज, आर लेते हैं। और एक क्वेश्चन का सेंटेंस में वर्ब शुरुआत में रहते हैं, इसलिए एम, इज, आर शुरुआत में आया, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, प्लीज ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब 3, फिर बाय और सब्जेक्ट, बाकी रचना सेम है ना। मतलब ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट ये सेम है, सिर्फ इधर ऑब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब जो आता है एम, इज, आर, ये सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में एम, इज, आर, नॉट, तो यहाँ सिर्फ एम, इज, आर ये शुरुआत में किया है क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है, इसीलिए एम, इज, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसलिए और यू के लिए हम आर लेते हैं, इसलिए आर यू, तो डज शी हेल्प यू,
तो यू इधर कर्म है और एक क्वेश्चन की रचना है। डस के लिए एम इज आर, लेकिन यू के आगे आर लेते हैं इसलिए शुरुआत में आर आया, यू है इसलिए उधर कर्म डस शी हेल्प यू में। तो फिर आर हेल्पिंग वर्ब ले लिया क्वेश्चन पूछने के लिए यू के लिए, फिर यू लिया, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड, फिर बाय, और शी का विभक्ति क्या होता है हर। तो ये डस शी हेल्प यू ये एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे हो गया, आर यू हेल्प्ड बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बाद में। वैसे ये क्वेश्चन है डू दे कुक द फूड, वो खाना पकाते हैं क्या, एक्टिव वॉइस। तो उसका भी ऊपर जैसे ही है एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में का इधर जे थोड़ा कैपिटल हो गया, डोंट माइंड इट, इट शुड बी टेकन एज जे स्मॉलर। एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब जैसे ऊपर है एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वैसा ये भी है। और फिर ड ये जो है डू, दे प्लूरल है इसलिए डू आता है। डस किसके सामने आता है, ही शी इट, या तो कोई सिंगुलर नाउन है उसके आगे ही डज आता है। तो डू दे कुक द फूड, इसके लिए क्या हो गया, एम इज आर में से द फूड थर्ड पर्सन सिंगुलर इट कैटेगरी, इसलिए इज द फूड कुक्ड बाय देम, ऐसा वो पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स you know we have learnt the active passive form of simple present tense. Okay.